सब चलेगी भाई। देखिए भाई, हो गया स्टार्ट? नहीं हुआ। आपका जो पॉइंट था फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी भाई कि जेड प्लेन में जो पोजीशन है किसी पॉइंट की सेम पोजीशन डब्ल्यू प्लेन में होगी। तो यानी कि सेम पोजीशन आपकी डब्ल्यू प्लेन में होगी। तो इस केस में डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाता है? जेड। फॉर इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट डब्ल्यू इक्वल टू जेड। तो इनवेरिएंट पॉइंट आप निकालना सीख चुके थे भाई। तो इनवेरिएंट पॉइंट के लिए आपको डब्ल्यू की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है? जेड के इक्वल रखनी है। अब आप पैडिंग डालोगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ a bilinear transformation। Bilinear transformation normal form of a bilinear transformation। अब जो हेडिंग डालोगे आप वो होगी आपकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें लिखोगे भाई डेफिनेशन, इफ अल्फा बीटा are two fixed point, if alpha and beta are two fixed finite points of a bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका कितना होता है बोलिए? डब्ल्यू इक्वल टू अपॉन सी जेड प्लस डी, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। If alpha and beta are two fixed finite point of a bilinear transformation, then normal form of transformation is 1 upon w minus alpha 1 upon w minus alpha w minus beta equals to lambda z minus alpha z minus beta। w minus alpha upon w minus beta lambda z minus alpha z minus beta। भैया लैम्बडा भी लिख सकते हो, where वैल्यू ऑफ लैम्बडा आपकी होगी लैम्बडा इक्वल टू डी प्लस अल्फा सी डी प्लस अल्फा सी डी प्लस बीटा सी। अब वैसे तो आपको फॉर्म निकालने में काफी समस्याएं होगी एग्जाम पेपर में, तो अगर आपको लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्म में रख सकते हो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
W माइनस अल्फा, W माइनस बीटा, Z माइनस अल्फा, Z माइनस बीटा, केवल लैम्बडा की वैल्यू निकालनी होती है। तो लैम्बडा की वैल्यू आप D प्लस अल्फा सी, D प्लस बीटा सी फॉर्मूले से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हो। किस केस में, जब 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट हो। अगर 1 फाइनाइट फिक्स पॉइंट हो तब लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो अलग बात करेंगे। तो यहाँ से ये डेफिनेशन तो नॉर्मल फॉर्म की हो जाती है। अब नोट डाल के लिख लीजिए भाई, NOTE लिखिए भाई, या रिमार्क कर लीजिए, इफ alpha is only finite fixed point, finite fixed point of a bilinear transformation, bilinear transformation of a bilinear transformation, then a normal form of transformation, रिमार्क नोट फर्स्ट लिख लेना इसको ना, ट्रांसफॉर्मेशन, transformation is given by, is given by 1 upon W minus अल्फा, 1 upon Z minus अल्फा प्लस का लैम्बडा, प्लस का लैम्बडा, प्लस का लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इक्वल्स टू, वेयर लैम्बडा इक्वल्स टू A अपॉन डी। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, A अपॉन डी के बराबर है, वेयर लैम्बडा इक्वल्स टू A अपॉन डी। ठीक है भाई, इससे आपको समस्याएं नहीं आएंगी भाई। सॉरी गलत लिख दिया, लैम्बडा इक्वल्स टू 2c अपॉन A प्लस डी, ये दूसरे के लिए 2c अपॉन A प्लस डी, लैम्बडा इक्वल्स टू 2c अपॉन A प्लस डी। ठीक है भाई, सेकंड नोट और लिखोगे भाई इसमें, सेकंड नोट और लिखोगे इसमें आप, तो लिखिए भाई सेकंड, if alpha is a fixed point, if alpha is a fixed point of a bilinear transformation, bilinear transformation and other point is infinity, other fixed point is infinity, then normal form of, then normal form of transformation is given by, अब देखो यहां पर भी 2 पॉइंट है, बट एक पॉइंट कैसा है आपका, फिक्स है यानी कि फाइनाइट है, और अदर पॉइंट कैसा है, इन्फिनिटी है। तब इसकी नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, W माइनस अल्फा लैम्बडा Z माइनस अल्फा, वेयर वैल्यू ऑफ अल्फा, वेयर वैल्यू ऑफ अल्फा, सॉरी वैल्यू ऑफ लैम्बडा A अपॉन डी,
अल्फा तो निकल के आ जाएगा भाई आपका ए अपॉन डी। 3 फॉर्म बताइए हमने आपको, 3 फॉर्म बताइए कि अगर 2 फिक्स पॉइंट निकल के आए तब तो पहला पॉइंट सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए अल्फा, दूसरा पॉइंट सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए ऐसे जेड में से, केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्बडा के। लैम्बडा की वैल्यू होती है डी प्लस अल्फा सी अपॉन डी प्लस बीटा सी। ठीक है, अगर केवल एक ही फिक्स पॉइंट है, दोनों पॉइंट अल्फा अल्फा निकल के आ रहे हैं, तो 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस अल्फा 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा सॉरी जेड माइनस अल्फा प्लस का लैम्बडा। लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो 2c अपॉन ए प्लस डी होगी, 2c अपॉन ए प्लस डी होगी। अगर एक पॉइंट आ रहा हो आपका अल्फा और दूसरा आ रहा हो आपका इंफिनिटी, तो डब्ल्यू माइनस अल्फा इक्वल्स टू लैम्बडा जेड माइनस अल्फा वेयर लैम्बडा इक्वल्स टू ए अपॉन डी। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में आ जाता है भाई कि फिक्स पॉइंट फाइंड कीजिए और नॉर्मल फॉर्म भी लिखिए भाई। तो लिख लिया हो तो मिटा दें भाई इसको। ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 6.4.6, फाइंड द फिक्स पॉइंट and normal forms normal form of the following y-linear transformation. y-linear transformation। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है भाई आपके लिए, जेड माइनस वन, राजस्थान यूनिवर्सिटी टू 10:30। कीजिए भाई, इसे फिक्स पॉइंट कैसे निकालोगे, शायद करा दिया था ये क्वेश्चन हमने, ये नहीं कराया, बोलिए भाई, कराया था फिक्स पॉइंट वाला, फिक्स पॉइंट कराए थे केवल कि नहीं कराए। देखिए भाई, तो आप क्या जानते हो, जो जानते हो वो लिख दीजिए भाई। 4 फिक्स पॉइंट्स W इक्वल टू, W की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, Z के इक्वल हो जाएगी। तो दिस इंप्लाई वैल्यू ऑफ W 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1 इक्वल टू Z। सॉल्व कीजिए भाई, टेकिंग एलसीएम बोथ साइड्स 3Z माइनस 4 या क्रॉस मल्टीप्लाई Z स्क्वायर माइनस का Z स्क्वायर माइनस Z माइनस 3Z माइनस का 4Z प्लस का 4 इक्वल टू 0। किसका होल स्क्वायर है भाई ये, Z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। Z इक्वल टू 2 and Z equals to 2, only one is fixed point which is 2. So there is only one fixed point 2, one fixed point 2। अब एक तो ऐसा है कि डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म लिख पाओगे आप, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, 1 अपॉन W माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन Z माइनस अल्फा प्लस का लैम्बडा, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर लैम्बडा की वैल्यू निकालनी होगी। अब लैम्बडा की वैल्यू कितनी निकल के आती है वहां से, 2c अपॉन a प्लस डी। यही है, देखो 1 फिक्स पॉइंट 2 तो कितनी निकल के आती है, 2c अपॉन a प्लस डी। तो देखिए आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम, वैसे तो समस्या हो जाएंगी और डायरेक्ट याद हो तो कम से कम आपका आंसर सही होगा।
नहीं कैलकुलेशन काफी जटिल हो जाएंगे आपके लिए। नॉर्मल फॉर point fixed point is there is only one fixed point तो let अल्फा इक्वल्स टू कितना मान लिया आपने, तो एनी प्रॉब्लम। तो नाउ नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू कितना होता है भाई आपका AZ प्लस बी CZ प्लस डी, बट वैल्यू आर गिवन कितनी है भाई बोलो, 3Z माइनस 4Z माइनस 1। क्यों लिखा साथ साथ, क्योंकि साथ के साथ क्या हो जाएगी कंपैरिजन, ABCD की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय 1 अपॉन W माइनस अल्फा 1 अपॉन Z माइनस अल्फा प्लस का लैम्बडा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर लैम्बडा इक्वल्स टू 2C अपॉन A प्लस टी। देखो नोट में यही लिखाया है क्या, देख लो एक बार कंफर्म, 2C अपॉन A प्लस टी। अब हमें ABCD की वैल्यू रिप्लेस करनी है और अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करनी है और हमें क्या फाइंड हो जाएगी भाई, नॉर्मल फॉर्म फाइंड हो जाएगी। तो 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1, तो ऑन कंपेरिजन इसको बंद कह दीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑन कंपेरिजन A equals to value of A equals to 3, V equals to minus 4, C equals to 1 and value of D equals to minus 1. Then y equation to lambda equals to 2C upon A plus D, 2C upon A plus D, value of A 3, value of D माइनस का 1, तो कितना आ गया बताइए, 1 आ गया निकल के। Replace the value of lambda and alpha in equation 1. Now replace the values of lambda and alpha in equation 1, देन अब कैलकुलेशन आसान रही, वैसे में काफी जटिल कैलकुलेशन हो जाती है अगर आपको लैम्बडा की वैल्यू आती है। अब भाई वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी थी, 2, यहां से Z माइनस 2 और वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1, which is normal form of given bilinear transformation, which is normal form of given bilinear transformation. अब ये चैप्टर आपका केवल इतना ही है सिलेबस में, फॉर्मेशन, ये यूनिट चल रही है आपकी सेकेंड यूनिट। यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 है आपका, और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने करा दिया था क्या,
स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। 3 मिनट रह गई हैं, ये तो खत्म हो गया। 3 यूनिट रह गई, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें अपने आपको कराया था चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और 1 थोड़ा थोड़ा वैसे ही बताया था आपको। तो चैप्टर नंबर 1 से अगर आपका एक टॉपिक बनता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो आप देख लेना अपनी कॉपी में, जिन्होंने क्लास रेगुलर ली है, क्या मैंने करा दिया या नहीं कराया। वो स्पेयर वाला है, जो स्पेयर, रीमान स्पेयर कह सकते हो या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कह सकते हो। तो 3D से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, उसमें 3D से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर से 3D में पॉइंट निकालेंगे, ये नहीं हुआ। अभी हम कह रहे हैं आपसे, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 4 नहीं कराया। हाँ, तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 5 हो चुका है, और चैप्टर नंबर 6 केवल आपको यहाँ तक करना है, केवल कहाँ तक, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। जिसकी आरेख वगैरह ये सब हट चुके हैं, आपके पिछले साल सिलेबस में थे, और इससे क्वेश्चन कभी आया भी नहीं, तो ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों मिलकर आपकी 1 यूनिट बनाते हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 मिलकर आपकी 1 यूनिट बनाएंगे, यूनिट नंबर 2। अब सिलेबस में वो आप देख लेना कि यूनिट नंबर 1 में क्या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट भी। अगर दे रखा है तो उसे हम करा देंगे किसी 1 या 2 दिन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा दें हम आपको बाइलिनियर का, नॉर्मल फॉर्म का, फिर नेक्स्ट यूनिट। तो रीमान तो पढ़ी है, अबे रीमान समाकलन तो पढ़ा है आपने। तो रीमान इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है भाई, तो कर लोगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है। अल्फा की वैल्यू तो 2 ही निकल के आई है ना, फिक्स पॉइंट था ना। 2 और 4 आते, 2 और 4 आती तो दूसरा फॉर्मूला है ना, फर्स्ट वाला। अल्फा की वैल्यू 2 रख देते और बीटा की वैल्यू 4 रख देते, कुछ भी रख दो। तो किसमें हमने बोला था स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, सिलेबस में है तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में है तो करा देंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो तो वो दिया हुआ है, लैम्बडा की वैल्यू निकालना भी बताया गया है आपको, ठीक है। इससे आगे चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, चैप्टर नंबर 6, इससे पीछे का ही पढ़ना है जितना भी पढ़ना है। अब देखिए यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 1 से केवल आप एक टॉपिक पढ़ोगे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। सेकंड से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आप कर रहे हो भाई, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से पहले आपको कुछ याद आ रहा हो, रीमान
हट गया ना, तो यही तो पूछ रहे थे हम, हट गया तो नहीं कराएंगे फिर। अब हाँ, पावर सीरीज भी हट चुका है आपका। हाँ, तो ये सही हो गया, तो फिर चैप्टर नंबर 3 है केवल आपका, यूनिट नंबर 1 में जो हम पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है भाई, रीमान इंटीग्रेशन यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ठीक है, अब आपको हमने एक टॉपिक पढ़ाया था रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम कर देते उसके पार्टीशन, और पार्टीशन करने के बाद हम n सब इंटरवल में सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसमें कर्व की सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू, यानी कि सुप्रीमियम लेते थे और इन्फीमियम। सुप्रीमियम को आधार मानकर हम रेक्टेंगुलर का निर्माण करते थे और रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करते थे, और सिमिलरली केस में हम इन्फीमियम को आधार मानकर रेक्टेंगुलर बनाते थे और किसका एरिया निकालते थे, रेक्टेंगल का, और निकालने के बाद उनका क्या निकालते थे भाई, हम सम निकालते थे। अब सम निकालने के बाद हमारे पास डेफिनेटली जो सम निकल के आया उसे अपर रीमान इंटीग्रेशन, और नीचे वाला सम निकल के आता उसे लोअर रीमान इंटीग्रेशन कहते थे। एक जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती थी वो मीडिएटर में होती थी। ठीक है, अब जैसे ही हम पार्टीशन की संख्या बढ़ाते हुए जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो कम होती जाती है और नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन एक केस ऐसा निकल के आता है कि दोनों जो वैल्यू हैं वो कैसी हो जाती हैं, कॉन्सिडेंट हो जाती हैं। अगर कॉन्सिडेंट नहीं होती तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर दोनों वैल्यू सेम निकल के आती हैं, अपर रीमान इंटीग्रेशन एंड लोअर रीमान इंटीग्रेशन, किस केस में आएंगे वो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0। नॉर्म ऑफ p का मीन क्या होता था वहां पर भाई? ठीक है भाई, रिजॉइन कीजिए क्लास को अभी।